नमस्कार। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है पृथ्वी की गतियाँ पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है ऋतु परिवर्तन। और आज हम इसमें जो है घूर्णन, परिक्रमण और साथ में ऋतु परिवर्तन को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन को ही जो है परिभ्रमण, दैनिक गति, रोटेशन कहते हैं। और जो परिक्रमण है वार्षिक गति, इसे रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, घूर्णन क्या होता है कि ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, आप पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से वो पूर्व दिशा में इस तरह से वो घूमती है। ठीक है, जिस तरह से एक भौरा घूमता है, पंखा घूमता है, ठीक है, उस तरह से वो घूमती है। और पृथ्वी जो है 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड में अपना घूर्णन पूर्ण करती है, जिसे हम 24 घंटे कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक परिभ्रमण को पूर्ण करती है। अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम देखेंगे, जैसे दिन और रात का होना। ठीक है, अब ये दिन और रात की घटना कैसे होती है आप देखेंगे। पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही, खुद अपने अक्ष पर घूम रही, साथ ही साथ वो क्या कर रही, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, परिक्रमण भी कर रही है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि 24 घंटे में वो अपना एक चक्कर पूर्ण करती है। और हमें अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? मीन्स अपने अक्ष पर हमें घूमने में पलक झपकते ही जो है हम अपने अक्ष पर घूम लेंगे। ठीक है, पलक झपकते ही। लेकिन पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने में। मीन्स 12 घंटे में मान लो उसका फेस इस साइड है तो सूर्य का प्रकाश उसको मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? दिन होगा और यहाँ पर क्या होगा? रात होगा। ठीक है, और अगले ही 12 घंटे में क्या हो जाएगा? इसका ये वाला फेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? दिन होगा और इसका ये वाला फेस क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? रात होगा। क्या होगा? रात होगा। तो इस तरह से जो है पृथ्वी जब घूमती है, अपना चक्कर लगाती है, तो क्या होता है? इसमें दिन और रात की घटना होती है। ठीक है, और क्या क्या घटना होती है घूर्णन के कारण? कि सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में जितने भी अन्य खगोलीय जो पिंड हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। जबकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, लेकिन पृथ्वी को जो अन्य खगोलीय पिंड है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है पृथ्वी में। ठीक है, क्या होती है? कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है घूर्णन के कारण, जिसके कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जो ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है पृथ्वी में घूर्णन के कारण, जिससे उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो क्या होती है? बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही ज्वार भाटा भी आता है पृथ्वी में। क्या होता है? ज्वार भाटा भी आता है, जिसे जब हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। क्या होता है कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह बल जो होता है घूर्णन के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है और ज्वार भाटा आता है। इसको हम ज्वार भाटा में देखेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं परिक्रमण पृथ्वी का। देखिए, ग्रह का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूर्ण करती है और चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। कुछ चीज़ें इसमें आपको याद रखनी। ठीक है, और यह जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से एक चक्कर लगाती। कितना? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से एक चक्कर लगाती है। ठीक है, अब पृथ्वी का जो परिक्रमण है इसके कारण भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे दिन और रात का छोटा बड़ा होना। ठीक है, हम देखते हैं ना कि गर्मी के दिनों में दिन बड़े हो जाते हैं,
रातें छोटी हो जाती हैं। और किसी किसी दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं हम कहते हैं। ठंडी के दिनों में जो है दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है। ठीक है। मौसम में परिवर्तन होना, ऋतु परिवर्तन। ठीक है। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण भी इसी कारण होता है। सूर्य की किरणें कभी सीधा पड़ती हैं, कभी तिरछी चमकती हैं, वो भी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, उसको हम देखेंगे। अपसौर और उपसौर की स्थिति का होना, जब सूर्य ज़्यादा पास आ जाता है तो उसे उपसौर कहते हैं, और सूर्य जब दूर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है। ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीने रात की घटना होना, वो भी क्या होता है, परिक्रमण के कारण ही होता है। तो उसको हम अब आगे देखेंगे, जो परिक्रमण के कारण जो भी घटनाएं होंगी ना, उसको हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं ऋतु परिवर्तन। इस ऋतु परिवर्तन को जब हम देखेंगे तो आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दिन और रात का छोटा बड़ा होना, ठीक है, और ऋतु परिवर्तन होना, कर्क रेखाओं का निर्धारण, सूर्य कैसे सीधा चमकता है, तिरछा चमकता है, ध्रुवों पर 6 महीना दिन 6 महीना रात, ये सारी चीज़ें आपको इसी में समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में हम देखते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जैसे सूर्य जो है, नहीं, पहले आपको ये याद रखना है 3 रेखाओं के बारे में, कि ग्लोब पर 3 काल्पनिक रेखा आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। कि जो बीच में जो रेखा होती है वो है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये क्या है, जब अक्षांश रेखा को, इसके बाद हम अक्षांश रेखा ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर में इसके कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो है दक्षिण में रेखा है, इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे मकर रेखा कहते हैं दक्षिण में। और उत्तर में जो है 23.5 डिग्री, उसे कहते हैं कर्क रेखा, अक्षांश रेखा को। ठीक है। तो ये तीनों रेखाओं के बीच जो है सूर्य जाता है। ठीक है। इन तीनों रेखाओं के बीच ही सूर्य भ्रमण करता है। ठीक है। सूर्य जैसे कर्क रेखा पर जाएगा, कर्क से भूमध्य रेखा पर गया, फिर कर्क रेखा पर जाएगा, फिर कर्क से भूमध्य पर आएगा, फिर मकर पर जाएगा। ठीक है। फिर मकर से कर्क पे जाएगा, फिर कर्क पे जाएगा, फिर कर्क से भूमध्य पे आएगा, फिर मकर पे। मतलब ये तीनों रेखाओं के बीच ही वो भ्रमण करता है। ये इसके ऊपर जाता नहीं है और इसके नीचे जाता नहीं है। मीन्स कर्क से ऊपर नहीं जाएगा और मकर से नीचे नहीं जाएगा। इन तीनों रेखाओं के ही बीच में सूर्य जो है भ्रमण करता रहता है, इसके ऊपर वो जाता नहीं है। आपको तो ये पहले याद रखना है। ठीक है। कि वो भूमध्य, कर्क और मकर रेखाओं के बीच ही भ्रमण करता रहता है। कौन, सूर्य। उसके बाद आपको ये डायग्राम समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये डायग्राम इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसे समझना बहुत ही टफ होता है, तो आपको पहले ये समझना होगा। उसके बाद आपको दो तीन डेट याद रखनी है। मार्च सितंबर, आपको भूमध्य रेखा में आपको मार्च सितंबर याद रखना है, कर्क रेखा में जून याद रखना है, और मकर रेखा में आपको दिसंबर याद रखना है। ठीक है। देखिए, पहले आपको याद रखना है कि सूर्य कर्क, मकर और भूमध्य रेखा के बीच में ही भ्रमण करता है। दूसरा, आपको भारत की स्थिति, आपको पहले भारत की स्थिति याद रखनी है। ठीक है। दूसरा है भारत की स्थिति। भारत जो है, देखिए, जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर का भाग, भूमध्य रेखा जो है ग्लोब को 2 भाग में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और भारत के बीच से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। भारत के बीच से क्या गुजरती है, आपकी कर्क रेखा। ये आपको पता होना चाहिए। और भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है कि 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो जो है मकर रेखा में होता है। 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो कहाँ पर होता है, वो जो है आपका मकर रेखा पर लंबवत होता है। मकर रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है। और मकर रेखा के नीचे वो जाता नहीं है। ठीक है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत से सबसे दूर कब रहेगा, वो दिसंबर के महीने में। ठीक है। दिसंबर के महीने में क्या रहेगा, भारत से सबसे दूर रहेगा कौन, सूर्य। अब सूर्य अगर दिसंबर के महीने भारत से सबसे दूर है तो भारत में क्या रहेगा, इस समय ठंड रहेगा। भारत में क्या रहेगा, इस समय ठंड रहेगा। मीन्स उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, जब सूर्य जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा में रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, शीत ऋतु रहेगा। क्या रहेगा, शीत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, इस समय सूर्य चूंकि मकर रेखा में है तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु रहेगा। क्या रहेगा,
ग्रीष्म ऋतु रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में। आया समझ में। अब इसके बाद ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, सूर्य जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। और वो 21 मार्च को जो है कर्क रेखा में पहुंच जाएगा। 21 मार्च को कहाँ पहुंच जाएगा, सूर्य कर्क रेखा में पहुंच जाएगा, ठीक है। जब कर्क रेखा में यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या है, वो कर्क रेखा में लंबवत चमकेगा। सूर्य क्या होगा, कर्क रेखा में लंबवत चमकेगा। अब कर्क रेखा में जब चमकेगा, चूंकि जो भूमध्य रेखा में, है ना, ये भूमध्य रेखा है, नीचे वाली मकर रेखा थी और ये जो है भूमध्य रेखा में है। अब जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा में क्या होगा, सीधा चमकेगा। और चूंकि भूमध्य रेखा क्या है, बीच में है, भूमध्य रेखा क्या है, एकदम बीच में है, तो लगभग यहाँ पर क्या है, इसका प्रकाश सीधा पड़ेगा, है ना। भूमध्य में जैसे मकर रेखा में था तो मकर रेखा में एकदम सीधा चमक रहा था, तो यहाँ पर एकदम भीषण गर्मी पड़ रही थी। मकर रेखा वाले एरिया में दक्षिणी गोलार्ध में क्या था, एकदम भीषण गर्मी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। अब भूमध्य रेखा वाले में क्या होगा, एकदम भीषण गर्मी पड़ेगी, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास वाले एरिया में क्या होगा, एकदम भीषण गर्मी पड़ेगी। यहाँ पर क्या होगा, सीधा प्रकाश पड़ेगा। क्या पड़ेगा, यहाँ पर एकदम सीधा प्रकाश पड़ेगा भूमध्य रेखा वाले एरिया में। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और यहाँ पर भारत वाले में क्या पड़ेगा, तिरछा रोशनी आएगा। भारत में क्या पड़ेगा, तिरछा प्रकाश पड़ेगा, और यहाँ पर भी तिरछा प्रकाश पड़ेगा। यहाँ भी हल्की गर्मी रहेगी, लेकिन एकदम तेज़ गर्मी नहीं रहेगी, ठीक है। और भारत में थोड़ी गर्मी लगना चालू हो जाएगा 21 मार्च की स्थिति में, क्योंकि तिरछा प्रकाश पड़ेगा। आया समझ है, भारत में हल्की रोशनी चालू हो जाएगी और यहाँ भी दक्षिणी गोलार्ध में भी हल्की हल्की गर्मी रहेगी, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, 21 मार्च की स्थिति में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहेगी। बसंत ऋतु क्या होती है, जो ठंड के बाद आती है। जब सूर्य मकर रेखा में था, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या था, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी थी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या था, ग्रीष्म ऋतु था, ठीक है, गर्मी थी। अब सूर्य भूमध्य रेखा में आया तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाएगी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु जो ठंड के बाद आती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शरद ऋतु। क्या हो जाएगी, शरद ऋतु जो बरसात के बाद आती है, ठीक है। मतलब हल्की हल्की गर्मी दोनों साइड रहेगी, क्योंकि आजकल बसंत ऋतु और शरद ऋतु दोनों में हल्की हल्की गर्मी रहती है, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा के पास वाला जो एरिया होगा, जहाँ पे सूर्य का किरण सीधा पड़ेगा, सीधी चमकेगा, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भीषण गर्मी रहेगी। आया समझ में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन और रात यहाँ पर बराबर रहेंगे। क्या होंगे, दिन और रात बराबर रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे, दिन और रात यहाँ पर बराबर रहेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो होगा, ये जो सूर्य होगा वो क्या हो जाएगा, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। क्या होगा, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत रहेगा। तो कर्क रेखा वाले में जो भी देश पड़ेंगे वहाँ पर क्या होगा, भीषण गर्मी। क्या पड़ेगा, वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ेगी। क्या होगी, कर्क रेखा वाले जो देश पड़ेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। मीन्स उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी रहेगा, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य जो है कर्क रेखा में पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। और चूँकि दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य जो है बहुत दूर हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ठंडी होगी, और यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब सूर्य यहाँ पर गया, भूमध्य रेखा से जब ऊपर गया सूर्य, तो इसे क्या कहते हैं, सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य का जो है उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। अब सूर्य जो है पुनः 21 जून से जो है पुनः जो है नीचे आएगा। 21 जून से पुनः जो है नीचे आएगा। 23 सितंबर को फिर से वो भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 सितंबर को फिर से वो भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, फिर से बीच में आ गया, तो जो कर्क रेखा वाला जो भूमध्य रेखा वाला जो एरिया है, जो भी देश पड़ेंगे, यहाँ पे सूर्य सीधा चमकेगा फिर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भीषण गर्मी पड़ेगी, ठीक है। और इस समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु पड़ेगा, ठीक है, विंटर सीजन पड़ेगा। उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु पड़ेगा, ठीक है, जो कि बरसात के बाद आती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगा, बसंत ऋतु पड़ेगा, जो कि ठंड के बाद आती है। कब क्या पड़ेगा, ठंड के बाद आती है, ठीक है, जब 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी, अगर आप ये समझ लेना तो आपको ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ऋतु
किस तरह से बदलती है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है दिन रात का छोटा बड़ा होना या ध्रुवों पर 6 महीना दिन 6 महीना रात होने की घटनाएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले 21 मार्च को देखते हैं। ठीक है, मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को जो है और 23 सितंबर को सूर्य जो हमने देखा कि भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, आप देखेंगे सूर्य जो है आपको दिखेगा एकदम बीच में पड़ेगा। ठीक है, सूर्य की रोशनी क्या होगी, एकदम बीच में पड़ेगी पृथ्वी के। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा और लगभग जो इसका समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग, समस्त अक्षांश जो रेखा है उसका आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन व रात बराबर होता है। क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन व रात बराबर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे समस्त अक्षांशों का लगभग आधा भाग जो है सूर्य का, अब ऊपर वाले में ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं। समस्त अक्षांशों का जो है आधा भाग जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, और अगर आप 21 जून की बात करेंगे, ठीक है, तो इस दिन क्या होता है, बड़ा दिन होता है। इस दिन क्या होता है, 21 जून को क्या होता है, बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन जो कर्क रेखा होती है यहाँ पर क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है। क्या होता है, वो क्या होता है, सूर्य जो है वो कर्क रेखा में सीधा चमकता है, इसलिए 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और 22 दिसंबर को जो है सूर्य जो है वो मकर रेखा में सीधा चमकता है। ठीक है, 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो मकर रेखा में सीधा चमकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, गोलार्ध की बात हो रही है। आया समझ में। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बड़ा दिन होता है, रात छोटी होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, रात छोटी होती है। और 22 दिसंबर को जब सूर्य जो है मकर रेखा में होता है, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। यह आया समझ में। उसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है, दिन और रात का छोटा बड़ा होना समझ में आ गया, मौसम परिवर्तन भी मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव प्रकाशित रहता है। ठीक है, आप देखेंगे ये 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति से उत्तरी ध्रुव, ये आपको उत्तरी ध्रुव प्रकाशित दिख रहा है, यहाँ भी उत्तरी ध्रुव प्रकाशित दिख रहा है, यहाँ भी उत्तरी ध्रुव प्रकाशित दिख रहा है। ठीक है, तो 21 मार्च से 23 जो सितंबर तक उत्तरी ध्रुव प्रकाशित रहता है, इसलिए जो है ये 6 महीना तक उत्तरी ध्रुव में क्या रहता है, दिन रहता है। क्या रहता है, 6 महीना तक उत्तरी ध्रुव में दिन रहता है। ठीक है, अब देखिए जो पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम भी रही है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, देखो 23.5 डिग्री इस तरह से झुकी हुई है। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, तो उसका दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और इस भाग पर जो प्रकाश ज़्यादा ही पहुंच पाता है, इस भाग पर उसको अंधेरा नहीं मिल पाता है, इसलिए ये भाग में हमेशा रोशनी ही रहती है। तो उसके उत्तरी ध्रुव में क्या आता है, हमेशा रोशनी ही रहती है, और इस भाग में हमेशा अंधेरा ही रहता है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, क्या हो गई, पृथ्वी पूरी झुकी हुई है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 महीने तक दिन ही रहता है। क्या रहता है, 6 महीने तक दिन ही रहता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि 23 सितंबर, ठीक है, या 22 सितंबर हो सकते हैं, 22 सितंबर से 22 दिसंबर, ठीक है, सॉरी 23 सितंबर से 21 मार्च तक। ठीक है, 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित रहता है, देखना आप। ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित है, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने तक लगातार दिन होता है। आप देखेंगे कि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव में क्या आपको यहाँ पे दिन दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपको दक्षिण ध्रुव में दिन दिख रहा है, और यहाँ पर तो आपको दक्षिण ध्रुव में दिन दिख ही रहा है। तो यहाँ पर भी क्या, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर भी घूम रही है, और पृथ्वी झुकी हुई भी है। ठीक है, और वह अपने अक्ष पर भी घूम ही रही है।
तो उस भाग में हमेशा रोशनी रहती है। तो 6 महीने तक क्या रहता है वहाँ पर दिन रहता है, और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक वहाँ पर क्या रहती है, रात रहती है। ठीक है, आया समझ में। और 22 दिसंबर को क्या रहता है, एक बार मैं आपको क्या ऋतुओं को यहाँ पे फिर से समझा देती हूँ। ठीक है, ये हम 21 मार्च से, यहाँ पर हम मार्च से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, 21 मार्च के बाद जो है सूर्य का उत्तरायण होने लगता है, मीन्स वो जो है कर्क रेखा पर जाने लगता है। क्या लगता है, कर्क रेखा पर जाने लगता है। ठीक है, 21 इसलिए 21 मार्च से 21 जून की अवधि को क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव प्रकाशित रहता है, और वहाँ पर क्या रहता है, 6 महीने तक दिन रहता है उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, हाँ, और आपको ये याद रखना है कि 21 मार्च को सूर्य जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा को जब सीधा चमकता है तो इस दिन क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपको याद रखना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि फिर 21 जून, उसके बाद हम देखते हैं कि 21 जून को क्या होता है कि सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और इस दिन जो है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, या उत्तर अयनांत भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है 22 दिसंबर में हम आते हैं। तो 22 दिसंबर में आपको याद रखना है कि 22 सितंबर से जो 22 सितंबर था, ठीक है, 23 सितंबर या 22 सितंबर से जो 22 दिसंबर का जो समय होता है, इसको दक्षिणायन कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणायन कहते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूर्य रहता है वो तो मकर रेखा में होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, इस समय सूर्य कहाँ पर रहता है, मकर रेखा पर लंबवत होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन सबसे बड़ा हो जाता है और रात सबसे छोटी हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, इस समय शीत ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, आया आपको समझ में। तो इसे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।